हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो थर्ड चैप्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसका जो वन शॉट रिवीजन है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने कर लिया है। आई होप सो कि आप लोगों ने वो पढ़ भी लिया होगा। मतलब कि एमसीक्यूज के पहले अगर आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि आपकी जो है एक बार पूरा रिवीजन हो गया है और फिर उसके बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व करके उस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर सकते हो, है ना। अब इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे अपने एमसीक्यूज करेंगे, हर एक टाइप पर बेस्ड होंगे। वो मैच द कॉलम्स भी होंगे, असर्शन रीजन वाले भी होंगे, केस बेस्ड भी होंगे। मतलब कि इन शॉर्ट की वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब कुछ आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू अगर हम देखें तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन है फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव बैरियर्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बैरियर्स लगा के रखे थे, मतलब कि जो अननेसेसरी बैरियर्स थे, उनसे छुटकारा पाना या उनसे जो है फ्री करना इज व्हाट वी कॉल्ड लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को चेंज कर देना प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन होता है कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे पूरी जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ में इंटीग्रेट करना, ठीक है। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का एक मोटो है कि होल वर्ल्ड इज वन एंटिटी, ओके। ये नहीं बोलता कि इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, चाइना अलग है, जापान अलग है। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं बोलता। ग्लोबलाइजेशन बोलता है कि जितनी भी कंट्रीज है आपकी वर्ल्ड में, वो सारी कंट्री एक ही है, ओके। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। फिर हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक, हम बोलेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक कंपनी जो है अपने ही एम्प्लॉइज को वर्क ना देकर उस वर्क को आउटसोर्स करती है। मतलब कि उस वर्क को किसी थर्ड पार्टी को देती है और वो उसके लिए कंप्लीट करके देते हैं। ये होता है आउटसोर्सिंग। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड या फेवरेबल कंट्री फॉर आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये जो है सबसे ऊपर आती है, ओके। तो ये सारा था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड अप्रेजल की बात करें तो उस चीज में हमने देखा था कि ये जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स थे, ये इनकी वजह से कितना जो है सही चीज हुई और कितना उनके क्रिटिसिज्म थे, ओके। मतलब कि वो कितने सही थे, कितने गलत थे, ये चीज हमने पढ़ी अपने एंड अप्रेजल वाला जो पार्ट है उसमें, ओके। ये जो हमारा 1991 में हुआ था एलपीजी रिफॉर्म, और ये रिफॉर्म क्यों किया गया था स्टूडेंट्स? वो इसलिए बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। कोई भी पर्टिकुलर बैंक जो है, कोई भी फॉरेन बैंक, फॉरेन कंट्री, कोई भी जो है इंडिया को हेल्प नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने जो है हेल्प मांगी किससे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि आपकी जो कंट्री है उसे आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि वो लोन तभी देंगे हमें जब हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, तो इसकी वजह से ये रिफॉर्म्स हुए थे। एंड लोन कितने $1 मिलियन का साइन हुआ था? तो वो हुआ था $7 मिलियन का, ठीक है। ये जो हमारे टर्म्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन चीज है और ये आपको पता होना जरूरी है, ओके। सो आई होप सो कि मैंने ये जो सारा अपना जो ये चैप्टर था, जैसे मैंने समथिंग अराउंड 5 मिनट्स में कंप्लीट किया है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होगा। देखिए, डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग इसका वन शॉट रिवीजन भी कर चुके हैं। तो अब जो है हम स्पीड में अपने जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। मैं हर एक एमसीक्यू में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी स्टूडेंट, सिर्फ जितना जरूरी है उतना, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में गई तो फिर बस आपको पता ही है कि जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्या है हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन, when was the new economic policy introduced in India? 1991, 1981, 1995 and 2000. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा योर ऑप्शन ए 1991. ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम अपने. LQP stands for, देखो LPG है ये. ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये होता है LP एंड G. अब हमसे पूछा गया है कि L, Q और P क्या होता है. अब इसमें एक चीज समझना स्टूडेंट्स, देखो जब ये Q आ गया है बीच में तो फॉर ऑब्वियस सी चीज है कि ये जो L और ये जो P है ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को नहीं बोल रहे होंगे, ये और किसी चीज से रिलेटेड होगा. जैसे कि अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है? लाइसेंस, कोटा एंड परमिट. तीनों जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड दिख रहे हैं हमें. ठीक है कि हाँ ये चीज हो सकती है. अभी हम नहीं बता रहे क्या है, सारे ऑप्शंस देख लें. अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये करना है. अगर आपको सीधा सीधा पता है कि LQP क्या होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जो बी ऑप्शन है वो क्या है? लिबरलाइजेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन. लिबरलाइजेशन तो हमारे रिफॉर्म्स का पार्ट होता है. ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्शन थोड़ी दूसरी चीज हो जाती है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम सही नहीं बोलेंगे. फिर आता है लाइसेंस, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन. अब लाइसेंस, क्वालिटी और प्रोडक्शन ठीक है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है. ठीक है, और जो डी ऑप्शन है वो क्या है? लिबरलाइजेशन, कोटा एंड परमिट. तो जैसे कि हम लोग समझ गए कि लिबरलाइजेशन नहीं है तो बी और डी ऑप्शन को तो हमने कंप्लीटली क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया. अब हमारे पास में दो ऑप्शंस बचे, ए एंड सी. अगर मैं ए वाला देखूं तो क्या है? लाइसेंस, कोटा एंड परमिट. लाइसेंस देना, कोई एक कोटा होना, कोई परमिट देना, थोड़े बहुत जो है ये हमें एक साथ में दिख रहे हैं. ठीक है, सी क्या है? लाइसेंस, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन. देखो अगर प्रोडक्शन अच्छा करना है तो उसके साथ में क्वालिटी हो तो मतलब कि ठीक है, ये चीज हम अगर तुक्का लगाना हो तो एक मार सकते हैं कि हाँ ठीक है सी ऑप्शन सही होगा. लेकिन बस वही बात आती है कि हमें जो है अपना करेक्ट आंसर चाहिए. राइट, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? योर ऑप्शन ए, दैट इज लाइसेंस, कोटा एंड परमिट. ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है LQP का फुल फॉर्म क्या होता है या LQP स्टैंड्स फॉर क्या होगा. ठीक है, तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फिर LPG स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमें पता है. तो इनमें से कौन से ऑप्शन पर जो है हमारा LPG सही बैठ रहा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, that is liberalization, privatization and globalization. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है $1 was ₹48 and it changes to ₹60, then which currency has devalued? क्या बोला है? देखो $1 है जो कि 48 रुपीस का था, लेकिन अब वही सेम जो $1 है वो कितने का हो गया? वो हो गया 60 रुपीस का. तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी कंट्री या कौन सी करेंसी है जो कि डी वैल्यू हुई है. अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो डी वैल्यू कहाँ दिख रहा है हमें? ये हमारे रुपी में, कि पहले तो हमें $1 को खरीदने के लिए 48 रुपीज ही देने पड़ते थे, लेकिन अब वही सेम डॉलर को खरीदने के लिए हमें 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं. तो मतलब कि डीवैल्यूएशन किसका हुआ है? हमारी करेंसी का, दैट इज रुपी का जो है डीवैल्यूएशन हुआ है. तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज रुपी. ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने. हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स? देखो रिफॉर्म्स के टाइम पर कितनी इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी? 4, 17, 10 और 8. तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स योर ऑप्शन डी, दैट इज 8. ठीक है, रिफॉर्म्स के टाइम पर, दैट मींस 1991 में 8 इंडस्ट्रीज थी जो कि रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए. अगर आज की डेट में हम पूछें कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं 3 काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में. मतलब कि वो 8 से और कम करके हम कहां तक पहुंच गए? 3 इंडस्ट्रीज तक आ गए. ठीक है, लेकिन बस यही याद रखना है कि ये बोला गया कि एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स. अगर यहाँ पर मान लो ये 3 ऑप्शन होता, ठीक है,
और अगर आप इस 3 को करेक्ट कर आते तो आपका जो आंसर है वो क्या होता, गलत हो जाता। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। Which of the following statements is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ए स्टेटमेंट हमें बोल रही है प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। बी है ऑप्शन है आपका एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट। सी है एवरी डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन एंड डी है डिसइन्वेस्टमेंट इज ब्रॉडर देन प्राइवेटाइजेशन। अब हमें यह बताना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। देखो हम डी से स्टार्ट करते हैं, ए तक चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है डी, डिसइन्वेस्टमेंट इज ब्रॉडर देन प्राइवेटाइजेशन। देखो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन दोनों क्या हो जाती है, अलग अलग चीज हो जाती है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन से ब्रॉडर है या प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट से ब्रॉडर है, मतलब कि उनके बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो हम शो ही नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज दोनों ही अलग चीज है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। और इसी के साथ साथ में आपका ऑप्शन ए भी क्या होता है, रॉन्ग होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट है दे आर वन एंड दी सेम थिंग, वो दोनों जो है वो सेम ही है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए भी सही नहीं है। नाउ जो सी ऑप्शन है एवरी डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन, हर एक जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन ही होता है। क्या ये बहुत ज्यादा कंपल्शन है कि अच्छा जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा वो प्राइवेटाइजेशन ही होगा? डिसइन्वेस्टमेंट इज व्हाट, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर देना। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स 51% ऑफ शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होगा। अगर मान लो इससे कम कोई भी शेयर्स या इक्विटी को जो है सेल आउट किया गया है तो वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज प्राइवेटाइजेशन। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये भी क्या हुआ, रॉन्ग। अब जो है आपके पास बचा ही एक ऑप्शन है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वही सही होना है, लेकिन उस चीज को हम समझ भी लेते हैं कि ये कैसे सही होगा। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन बी, एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी है कि प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जा सकता है, एक है प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और एक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, अगर मैं उसे एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट में बताऊं तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। मान लो किसी एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है ए, इसकी जो ओनर है वो कौन है, साक्षी, मतलब कि कौन, मैं हूं। ठीक है, इसकी ओनर मैं हुई, मैंने जो है मेरे पास इस कंपनी के 100% शेयर्स हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो अपनी कंपनी है वो सेल आउट करनी, ठीक है, तो जो साक्षी है उन्होंने ये जो अपनी कंपनी है वो किसको सेल कर दी, वो सेल कर दी आरती को। ठीक है, अब आरती को सेल किए, इट मींस व्हाट, कैसे की है मैंने सेल, अब ये चीज है। अब इसके 100% शेयर्स मेरे पास थे, मैंने बोला कि मुझे तो कुछ भी शेयर नहीं चाहिए, आप जो हो पूरे के पूरे 100% शेयर्स रख लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पर्सन को पूरे जो अपने 100% शेयर्स थे वो सेल कर दिए। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिए हैं, तो अब इसकी जो ओनर है, ये जो अब कंपनी है ए, इसकी ओनर कौन है स्टूडेंट्स, अब कौन है, तो अब है ये आरती, राइट। अब साक्षी नहीं रही इसकी ओनर, बिकॉज साक्षी ने तो जो है अपनी पूरी जो उसमें अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह थी वो सारी सेल आउट कर दी। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर 100% शेयर्स की, अगर मैं शेयर्स सेल कर रही हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यही चीज समझो कि यहाँ पर साक्षी नहीं, यहाँ पर कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास में पूरे शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, उस चीज की ओनर बन गई है भारती, और उसको जो है अपने जो शेयर्स जो भी इक्विटी वगैरह थी वो सेल कर दी। तो यहाँ पर हुआ तो डिसइन्वेस्टमेंट ही, राइट। अगर एक ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे हुई, डिसइन्वेस्टमेंट करके ही। तो बस वही चीज कि एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि जो हर एक प्राइवेटाइजेशन होता है वो डिसइन्वेस्टमेंट ही होता है।
प्राइवेटाइजेशन और किसी एक प्राइवेट कंपनी का सेटअप होना, दोनों में डिफरेंस है। प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, और अगर एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज खुद ही सेटअप हो रहा है तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में यही मेन है कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर है उसको कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर में। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इंडिया हैज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बिकॉज, इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है, उसका क्या रीजन है। तो हमारे पास में ये कुछ ऑप्शंस है, इसमें से हमें बताना है। इंडिया हैज इंग्लिश स्पीकिंग यूथ। देखो जो आउटसोर्सिंग है वो यूजुअली फॉरेन कंट्रीज से आती है, फॉरेन कंपनीज से आती है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग यूथ की जरूरत होगी, ठीक है। क्या इंडिया में ये पर्टिकुलर एडवांटेज है? यस है, इंडिया में जो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिलती है। बी ऑप्शन है इंडिया हैज वेल डेवलप्ड आईटी सेक्टर। सी ऑप्शन है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल फॉर आउटसोर्सिंग, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यार ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफी डेवलप्ड है। देखो ये जो रिफॉर्म्स हुए थे स्टूडेंट्स 1991 में, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा ग्रो किया सेक्टर है वो है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्रो हुआ था, और उसमें भी हम बोलेंगे कि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो हुआ था। आज हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपके सामने है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में एक मोस्ट फेवरेबल या आई शुड से मोस्ट प्रिफर्ड नेशन है इंडिया। तो मतलब आप ये समझिए कि हम लोग कितनी अच्छी क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं विथ चीप लेबर। यहाँ पर एक और एडवांटेज क्या है इंडिया को मोस्ट प्रिफर्ड बनने के पीछे, तो वो है कि यहाँ पर चीप लेबर मिलते हैं। ओके, और जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो फेवरेबल है आउटसोर्सिंग के लिए, ठीक है, ये चीज भी है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रीजंस हैं इंडिया के फेवरेट डेस्टिनेशन होने के पीछे के। ओके, आई होप सो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। डैश सेक्टर हैज गॉट मैक्सिमम बूस्ट फ्रॉम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। कौन सा सेक्टर था जिसमें हमें मैक्सिमम बूस्ट देखने को मिला ये जो हमारे रिफॉर्म्स हुए थे उसमें? ऑप्शन इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब कि इसमें आप मेन समझ लो एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमने देखा कि वो ग्रो नहीं हुआ था, बहुत ही कम ग्रो हम बोलेंगे, या फिर जो है उसमें डिक्लाइन भी काफी टाइम तक देखने को मिला था, तो आपका प्राइमरी सेक्टर नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, देखो उसमें भी बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिली, उसमें जो है हमें फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ देखने को मिली थी, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसा काम चल रहा था। टर्शरी सेक्टर मतलब कि आपका जो सर्विस सेक्टर है ये जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो किया था, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो टर्शरी सेक्टर है वही इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता है बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है अच्छा नहीं रहा था ये जो रिफॉर्म्स थे वो, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर तो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। तो इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश सेक्टर रिमेन्ड स्टैग्नेंट ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। कौन सा सेक्टर था जो कि स्टैग्नेंट रहा, मतलब कि ना तो उसमें मतलब कि वो ऐसा रुका हुआ सा था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ या बहुत हम डिक्लाइन भी नहीं बोले, स्टैग्नेंट था, उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो ऐसा कौन सा सेक्टर था स्टूडेंट्स? ऐसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, मतलब कि आपका प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले।
What was the immediate crisis India faced in the beginning of 1990s? 1990s के टाइम पर कौन से ऐसे क्राइसिस थे जो कि इंडिया ने फेस किए थे? देखो, हमारे जो रिफॉर्म थे वो आए थे 1991 में, और ये हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ 1990s का, ठीक है? तो मतलब कि ये वो आपके क्राइसिस हैं जिनकी वजह से रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी थी। तो क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी उन क्राइसिस में? ऑप्शंस हमारे पास में इन्फ्लेशन, डेब्ट ट्रैप, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इन्फ्लेशन। देखो, जो चीजें हैं वो महंगी होने लगी थी, रीजन उसके पीछे का कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर रहा था आपकी कंट्री में, प्राइवेट सेक्टर इतना जो है मेन रोल नहीं प्रोवाइड कर रहा था। पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा था, उसके बाद में जब पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी कोई क्राइसिस में था, ऑलरेडी वो लोग बहुत लॉस में थे, तो बिकॉज ऑफ मोनोपोली जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे थे, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था जितनी डिमांड हो रही थी। तो जब ये डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो रहा था तो प्राइसेस बढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो इन्फ्लेशन आया। डेब्ट ट्रैप, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी जगहों से लोन लेके रखा था, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि लोन लेना इज ओके, लेकिन लोन लेने के बाद में जो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा बर्डनफुल होता है। ओके, नाउ सिंपल सी चीज है कि अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उन्हें जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? जब वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है? तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, वो प्रॉफिट अर्न कर नहीं रहा था, वो तो ऑलरेडी लॉस में था, तो वो लोग इंटरेस्ट पे भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ रहा है, फिर उस लोन पर भी इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन लेना पड़ रहा है। मतलब कि ये जो लोन की साइकिल है उसमें क्या हो रहा है, फंसते जा रही थी हमारी कंट्री, ठीक है? तो डेब्ट ट्रैप भी देखने को मिला था। फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस मतलब कि क्या कि आपका जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण जो क्राइसिस हुआ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में जो क्राइसिस आए वो उसकी वजह से भी, मतलब कि आपको जो है फॉरेन को बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था, या हम बोलेंगे कि हमारे पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे रिसीट से। तो जब हम उतना रिसीव नहीं कर रहे हैं अमाउंट, और अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स की फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आएगा। अब देखो, सिंपल सी चीज है, मान लो हम रिसीव कर रहे हैं $10 और हमें पे करना है $20, ठीक है? अब ये $10 का जो डिफरेंस है उसे हमें कहीं से तो मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जरूरी है, हमें जो है अगर उन्हें पेमेंट करना है तो हमें उनकी करेंसी में करना है, तो इसलिए मैंने दोनों को डॉलर के टर्म्स में लिया। तो जो भी रिजर्व रखा होगा हमारी कंट्री के पास में, मान लो कि हमारी कंट्री के पास में $100 का क्या है, रिजर्व रखा था। तो जब ये पहली बार ये सिचुएशन आई 10-20 का डिफरेंस, तो $10 जो है वो यहां से ले लिए, तो अब रिजर्व में कितना बचा? अब रिजर्व में बचा $90। फिर से कुछ हुआ कि यही सिचुएशन अराइज हुई वापस कि हम जो है रिसीव कम कर रहे हैं और पे ज्यादा कर रहे हैं, हम फिर से रिसीव कर रहे हैं $10 और पे कर रहे हैं $20, तो ये फिर से जो ये 10 का गैप है वो यहीं से फिल हुआ, अब बचे 80, ठीक है? तो इस वे में जो है जब हमारी रिसीट्स कम हो रही थी और पेमेंट ज्यादा होते जा रहे थे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हमारा कम होता जा रहा था, और ये अराइज कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को, ठीक है? तो ये सब कुछ मिला के जो है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस का एक रीजन बने थे। हम बोलेंगे कि अर्ली 1990s में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हुई थी, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। When was WTO established? WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी वर्ल्ड में जो ट्रेड है उसे रेगुलेट करता है, या हम बोलेंगे कि उस पर जो है एक पूरा कंट्रोल बनाए रखता है कि कोई भी कंट्री जो है वो एक्सेसिव कोई भी टैक्सेस तो नहीं लगा रही है, या कोई भी कंट्री कोई ऐसी पॉलिसीज तो यूज नहीं कर रही जिसकी वजह से ये वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें कोई भी काइंड ऑफ जो है प्रॉब्लम अराइज हो रही हो। तो इस सब का ध्यान रखने
करने के लिए WTO है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि WTO कब स्टैब्लिश हुआ था। आपके पास में ऑप्शंस है 1991, 1981, 1995 एंड 2000। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? योर ऑप्शन सी, दैट इज 1995। ओके, WTO कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर है? तो वो है GATT, गेट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टेरिफ्स। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। GATT स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने बोला कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म। अगर आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को जरूर इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट एग्रीमेंट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, क्या होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम अपने। ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर, ओके, ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? टेरिफ एंड रेवेन्यू फॉर इंडियन पॉलिसीज फॉर स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन बी है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन सी है टेरिफ एंड रेवेन्यू फॉर इंडियन पॉलिसी स्ट्रैटेजी। एंड ऑप्शन डी है ट्रेड रिलेटेड इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर जो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है वो ये होता है। ओके, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट WTO के कितनी कंट्रीज है जो कि मेंबर्स हैं, ठीक है? 190, 156, 164 एंड 180। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स योर ऑप्शन सी, दैट इज 164। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम अपने। How many industries still need license for its operation? कितनी, नंबर ऑफ बताना है, ओके, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें लाइसेंस की जरूरत है उनके ऑपरेशन के लिए? 4, 6, 8 और 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है योर ऑप्शन बी 6। इसमें आपकी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जो कि हजार्डस हो हेल्थ के लिए, कोई केमिकल्स वगैरह वाली इंडस्ट्री, जो आपके सिगरेट्स टोबैको वाली इंडस्ट्री है वो आती है। इस काइंड की जो इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो है एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हेल्थ पर या फिर इन्वायरमेंट पर, उन इंडस्ट्रीज को आज भी जो है लाइसेंस के अंडर रखा जाता है। ओके, तो ये कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है? 6, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज नवरत्न पॉलिसी अनाउंस्ड? नवरत्न पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? देखो, नवरत्न, मिनी रत्न, ये हम लोगों ने पढ़े हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी बुक्स में भी गिवन है। तो अब वो कब अनाउंस की थी, वो जो ईयर है वो हमें बताना है। तो कौन सा ईयर था? 1992, 1991, 1995 या फिर 1996? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज 1996। ओके, कुछ जो कंपनीज है उन्हें नवरत्न टैग दिया गया था कि ये जो है ये कंपनीज इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आती है, ठीक है। तो ये कब अनाउंस की गई थी? इन द ईयर 1996। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें अपने। Which of the following is not a नवरत्न कंपनी? इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी नहीं है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन रेलवेज, ठीक है। इंडियन रेलवेज जो है वो नवरत्न पॉलिसी या वी शुड से नवरत्न कंपनी के अंडर नहीं आती है। बाकी की जो है ये तीनों हमारी नवरत्न कंपनी है। ओके, सो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले। हाउ मेनी PSUs वर गिवन स्टेटस ऑफ मिनी रत्न? ठीक है,
कितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या यूनिट्स थे जिन्हें की मिनी रत्न का जो है स्टेटस दिया गया था, ये टैग दिया गया था। हमें जो है नंबर बताना है, सॉरी 108, 9, 97 और 21। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज 97। देयर वर 97 कंट्रीज जो कि मिनी रत्न कहलाई जाती थी। ओके, सो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं या हम बोलें कि ये जो हमारे कंसेप्ट है, ये बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे कि कितने नंबर है, कौन सा ईयर है, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें आप समझ कर सकते हो, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे कि ये ईयर वाली चीजें आ गई, जो है एग्जैक्ट नंबर वाली चीज आ गई, तो उन्हें आपको याद ही रखना पड़ता है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इंडिया कौन सा लार्जेस्ट है? 5th, 6th, 7th, 8th क्या किस चीज का लार्जेस्ट? होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो आपका जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर आता है स्टूडेंट्स? वो आता है 5th पर। ठीक है, मतलब कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होल्डर। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 5th है, ये हम एकदम करेंट की बात करेंगे। अगर आप लोग जाकर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जो है डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। कहीं पर बोला जाएगा कि 6th है, कहीं पर बोला जाएगा 7th है, कहीं पर बोला जाएगा 4th नंबर पर आती है इंडिया, लेकिन इंडिया जो है वो 5th नंबर पर आती है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर होगा और आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे और ये नहीं होगा कि मैम नहीं 5th नहीं 6th है या 7th है। ओके, मैंने भी देखा है, तो जितना जो भी अभी तक का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु टुक अ डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ये ऑप्शंस तो है, लेकिन ये पिक्चर देख के आप लोगों को जो है समझ में आई क्या होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लेकिन फिर भी ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखो यहाँ पर तो पिक्चर आ गई है, यहाँ पर जो है फोटो आ गई है, लेकिन आपके एग्जाम्स में ये नहीं होगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1991 के टाइम पर आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते थे, या फिर हम बोलें कि जो ये हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, ये जब हुए तो इस चीज का डिसीजन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया था? पी चिदम्बरम, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अरुण जेटली। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे स्टूडेंट्स? तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि रिफॉर्म्स के टाइम पर जब जो मतलब 1991 वाला जो फेज था, ये जो रिफॉर्म्स थे ये लेकर आने का डिसीजन जब लिया गया था, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो वो मतलब कि कौन थे? वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम अपने। The new economic policy can be broadly classified as stabilization measures, structural reform measures, standardized measures and D as both A and B. तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ये जो रिफॉर्म्स हुए, ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, स्टेबलाइज कर रही थी। ये जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स भी थे, राइट? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज ये जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी थे इसमें, और जो आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे वो भी थे। स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स कुछ नहीं था इस काइंड का। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हुआ? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। India experienced BOP crisis during 1950-1990 due to which of the following reasons? इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस इज व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है?
एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड करती है। किसके बीच का? रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच के जो भी रिसीट्स और पेमेंट होते हैं वो रिकॉर्ड जहां पर किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बात हो रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब कि क्या कि क्राइसिस कब आएंगे? जब हम लोग लॉस में हो रहे होंगे, जब हमारा जो रिसीट है वो कम है और हमारे पेमेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में ही बीओपी क्राइसिस होंगे, राइट? कि हम जो है कम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और हमें पे ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ये जो रिसीट का कम होना और पेमेंट का ज्यादा होना, ये किन वजहों से हो सकता है? इनमें से ए ऑप्शन है आपका हाई इंपोर्ट्स। हम लोग जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये है स्टूडेंट्स आपका यूएस और ये है हमारा इंडिया। अब अगर यूएस से गुड्स आए हैं, ठीक है, यूएस से क्या आया है? गुड्स आए इंडिया में, तो इंडिया को क्या करना है? इंडिया को इन गुड्स के लिए पे करना है। ओके, एक पेमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज कोई भी गुड्स या सर्विस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली है, तो इंडिया जो है वो पे करेगी। अब अगर ये जो गुड्स का आना है अपनी कंट्री में वो अगर बढ़ जाए, मतलब कि हाई इंपोर्ट्स अगर होने लगे, तो क्या हमारे पेमेंट ज्यादा हो जाएंगे रिसीट से? हो सकते हैं, राइट? हाई पेमेंट तो होने लगेंगे ना। तो ये जो है हाई इंपोर्ट्स आपका एक रीजन है बीओपी क्राइसिस का। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका वो बोल रहा है लो एक्सपोर्ट्स। ओके, अब लो एक्सपोर्ट्स क्या बोल रहा है? अब एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि हम जो है गुड्स दे रहे हैं कहाँ? यूएस। यूएस लो, कोई भी फॉरेन कंट्री लो। ओके, यूएस इज नॉट द कंपल्सन। मैंने ऐसे ही लिया है जस्ट फॉर द सेक कि हमें तो बस बताना है। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो इंडिया से गुड्स गए यूएस, तो यूएस जो है वो पेमेंट करेंगे हमें। तो अब अगर ये जो एक्सपोर्ट है वो अगर कम होने लगे तो हमें जो है कम मनी मिलेगा इंडिया यूएस से, राइट? मतलब कि हमारी रिसीट्स जो है वो कम रहेंगी, है ना? अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता तो हमारी रिसीट्स भी ज्यादा होती, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो कम चल रहा है तो हम लोग कम मनी क्या करने वाले? रिसीव करने वाले। तो ये भी एक जो है इस चीज को अराइज करेगी कि आपके रिसीट्स कम हो रहे हैं और आपके पेमेंट ज्यादा हो रहे हैं, राइट? तो इट मीन्स कि जो लो इंपोर्ट्स है, सॉरी लो एक्सपोर्ट्स है, वो भी एक रीजन बन सकता है आपके बीओपी क्राइसिस का। ऑप्शन सी है फोकस ऑन एग्रीकल्चर। अब फोकस ऑन एग्रीकल्चर बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट चीज हो गई, इसलिए उस चीज पर हम कोई भी फोकस नहीं डाल रहे। ओके, फोकस ऑन एग्रीकल्चर पर हमारा कोई फोकस नहीं है। आपका ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी। अब हमने देखा कि ए और बी दोनों सिचुएशंस जो हैं वो पॉसिबल है इस बीओपी क्राइसिस को अराइज करने के लिए। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। Which of the following international organization did India approach for loan to revive its economic crisis? IMF, IBRD, WTO and both A and B. Okay, तो स्टूडेंट्स जो इंडिया है वो इंडिया ने किसे अप्रोच किया था सपोर्ट के लिए या लोन जो है हेल्प के लिए? तो वो थी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये जो आपका IBRD है दैट मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक के कुछ जो है डिफरेंट हम बोलेंगे ब्रांचेस है, उनमें से एक आपकी IBRD है। हमने बेसिकली या हम बोले कि एकदम पर्पसली जो है हम वर्ल्ड बैंक के कौन सी ब्रांच के पास गए थे या कौन से आईशुड से डिवीजन के पास गए थे, तो वो था IBRD। ठीक है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? वो होगा IMF और IBRD दोनों। इट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Which of the following reforms are included in liberalization policy? इनमें से कौन से हैं जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए जाते हैं? हम लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी में डिफरेंट रिफॉर्म्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और भी जो भी रिफॉर्म्स थे ऐसे पूरे हेड वाइज पढ़े थे। तो अब जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से हमें बताना है कि कौन से हैं जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी का पार्ट होते हैं।
ऑप्शन ए इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सी है टैक्स रिफॉर्म्स और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों रिफॉर्म्स थे ये हमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर देखने को मिले थे। ओके, इन तीनों चीजों में जो है रिफॉर्म्स किए गए थे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम अपने। टैक्स रिफॉर्म्स वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स था लिबरलाइजेशन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो कि टैक्स रिफॉर्म नहीं है। अगर हम ए देखें तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स, देखो यहाँ पर तो टैक्सेस में चेंज हो रहा है और टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब वही है कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस में जो है कोई भी चेंजेस करना। ठीक है, तो आपका जो टैक्स रिफॉर्म है उसका ए ऑप्शन तो पार्ट होगा कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या किया गया? रिड्यूस किया गया, मतलब कि टैक्सेस में चेंजेस हुए। जो बी है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स करना, अभी अभी मैंने बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ये एप्लीकेबल है। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या है? एक टैक्स रिफॉर्म है। हमें बताना है नॉट टैक्स रिफॉर्म वाली चीज। ठीक है, तो नॉट वाली चीज बताना है। तो अभी जो हमने ए और बी देखा वो तो दोनों टैक्स रिफॉर्म के पार्ट हैं। सी ऑप्शन है सिंप्लीफाइड टैक्स पेमेंट प्रोसेस, ये भी टैक्स से रिलेटेड ही है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपी को डीवैल्यू करना, ये जो है कहीं से कहीं तक टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है। राइट, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि टैक्स रिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड। ओके, इसे इंडियन लीजिएगा कि इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए थे स्टूडेंट्स उसमें जो इंडियन रुपी था उसे डीवैल्यू किया था हमने। किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से डीवैल्यू किया था? ए ऑप्शन है इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, बी ऑप्शन है इंक्रीज प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, सी है आपका डिक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डी क्या है? बोथ बी एंड सी। देखो इंडियन रुपी को डीवैल्यू करना मतलब कि क्या, मान लो पहले जो है $1 था कितने रुपीस का? 60 रुपीस का। अब हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है? अपनी रुपी को डीवैल्यू किया है। तो इसका मतलब कि अब जो है मान लेते हैं हम कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया है। ठीक है, ये चीज हो गई, ये हुआ डीवैल्यूएशन। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका बोल रहा है इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये क्या बोल रहा है? जैसे कि यूएस है और क्या है? इंडिया है हमारा। इंडिया से हमने एक्सपोर्ट किए गुड्स को। ठीक है, मान लो कि हमने एक्सपोर्ट किए कितने डॉलर के? $2 के। तो यूएस हमें कितना पे करेगा? अगर मैं बोल रही हूँ 60 रुपीज है $1, तो यूएस कितना पे करेगा? यूएस पे करेगा रुपीज $2 है ना, यहाँ पर सॉरी रुपीज लेते हैं हम। ये अगर हमने बोला कि ये है हमारा 120 रुपीज का, ठीक है, 120 रुपीज के गुड्स हमने जो है इंडिया से यूएस भेजे, तो अब जो यूएस है वो हमें कितने डॉलर पे करेगा? वो पे करेगा $2। ठीक है, अब वही चीज जब हम बोल रहे हैं कि आपका जो रुपी है वो 70 रुपीज का हो गया है, सॉरी आपका जो ये एक्सचेंज रेट है वो 70 रुपीज का हो गया है, तो अब यूएस हमें कितना पे करेगा? देखो अगर उसने $2 पे कर दिए तो इसका मतलब कि उसने 140 रुपीज पे कर दिए, लेकिन उसको तो सिर्फ 120 रुपीज ही पे करना है, राइट? तो उसने कुछ पे किया हमें 1 पॉइंट समथिंग, ओके, जो भी आएगा इसके बाद में, इतना कुछ रुपी पे किया। तो क्या एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़े हैं? नहीं, एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हुए। मतलब कि आपका ऑप्शन सी जो है ये सही होगा कि एक्सपोर्ट के प्राइसेस को कम करना जो है ये सोचा गया था। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट के टर्म्स बताया, अभी मैंने अपना फाइनल आंसर नहीं बताया।
तो इससे हमें ये समझ में आया कि ए गलत होगा और जो सी है वो तो हमारा करेक्ट है। अब हम बी वाले ऑप्शन पर आए तो बी है इंक्रीज प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। अब देखो इसे जो है थोड़ा सा हम क्या कर दें, ऐसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि यूएस से जो गुड्स आए वो कितने के आए हैं, वो $2 के आए। तो जब जब एक्सचेंज रेट 60 रुपी के बराबर था तो इंडिया को कितना मनी पे करना पड़ रहा था, 120 रुपीज, ठीक है। लेकिन अब वही चीज जो $2 के गुड्स हैं, जब हमारा एक्सचेंज रेट 70 रुपीज का हो गया तो अब कितना पे करना है, अब पे करना पड़ेगा 140 रुपीज, ठीक है। तो आपका जो इंपोर्ट है उसके प्राइसेस में क्या हुआ है, उसके प्राइसेस राइज हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है ना। ये जब इंपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया के जो लोग हैं वो फॉरेन के गुड्स को कंज्यूम करना कम करेंगे, बिकॉज ये रिलेशनशिप हमें पता है कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है डीवैल्यू किया और साथ ही साथ में हमें बढ़ाने थे अपने एक्सपोर्ट, इसलिए भी हमने क्या किया है, डीवैल्यू किया था रुपी को, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाज रेज्ड टू 24%, 51%, 74% और 80%। तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था स्टूडेंट्स, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की वो कहां तक बढ़ी थी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, और ऑप्शन बी, दैट इज 51%। ओके, ये सारे जो है ये हम लोगों ने अपने रिफॉर्म्स में पढ़े हैं, तो ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से पता भी है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। Liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector. It was implemented with the objectives of deregulation and reduction of government role, businesses given in free hand and allowed to run on commercial lines, and third is unlock economic potential. देखो ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम देखें। चूज फ्रॉम दी ऑप्शंस बिलो। अब हमें बताना है कि बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, बोथ 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट शो कर रहा है इसमें से। मतलब कि लिबरलाइजेशन से रिलेटेड क्या ये तीनों हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है, अगर तीनों नहीं है तो कौन कौन सी सही है, कौन सी दो सही है, वो हमें बतानी है, ठीक है। एक और बार अगर मैं रीड करूं तो क्या है, डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रोल, क्या ये चीज सही है, तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आपकी जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है वो क्या है, बिजनेसेस गिवन इन फ्री हैंड एंड अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइंस, क्या ये पर्टिकुलर लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग सही है, यस ये भी सही है। और जो थर्ड है अनलॉक इकोनॉमिक पोटेंशियल, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नवरत्न कंपनी, सेल, MTML, OBC एंड नन ऑफ दीज। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कि हमने पढ़ा था कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी का पार्ट नहीं है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता और अगर आप लोगों को वो चीज़ याद है तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, सेल। ओके, स्टील अथॉरिटी वाली जो इंडस्ट्री है वो, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी नवरत्न कंपनी का पार्ट है। ओके, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगी। नवरत्न पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड एज एन अटेम्प्ट टू गिव मैनेजरियल ऑटोनॉमी, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ PSU, प्राइवेटाइजेशन, बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि जो नवरत्न पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है, ऑब्जेक्टिव के कारण जो है अडॉप्ट की थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है।
एक मैनेजरियल ऑटोनॉमी भी देना था और जो है पीएसयूज की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए नवरत्न पॉलिसी लेकर आई गई थी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन पर्पसेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन आर, जो मेन पर्पसेस हैं जिनके कारण जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया था वो क्या थे? ए है आपका टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बी ऑप्शन है टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, सी ऑप्शन है टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। देखो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंप्रूव करना, ये जो इम्बैलेंस चल रहा था, जो लॉस में चल रही थी पब्लिक सेक्टर्स, उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को लाया गया। टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है वो न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है, न्यू मेथड्स अडॉप्ट कर रही है, उससे जो है मॉडर्नाइजेशन भी होगा और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट थी वो प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया था। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following cannot be regarded as disinvestment policy? इनमें से कौन सी है जो कि disinvestment policy नहीं कहलाई जाएगी? Selling 24% of equity holding, selling 15% of equity holding, selling 51% of equity holding और D is both A and B। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। डिसइन्वेस्टमेंट जो है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन लीड किया जाता है। तो अगर 51% शेयर्स नहीं सेल होंगे तो वो जो है कोई भी एक जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर 24 या 15% सेल करते हैं तो वो कोई सेंस का नहीं होता है, इसलिए ये दोनों हमारे डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। At global level, India is considered as the favorite outsourcing destination because of India favorite outsourcing destination क्यों है? Labor skill, growth in the IT industries, government policies and all of the above। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें बस जो है कुछ हमारे टर्म्स डिफरेंट थे, मीनिंग तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सेम था, राइट? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। WTO वर्क्स फैसिलिटेटिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, जो WTO है वो वर्क करता है इनमें से किन के लिए? बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ्स एंड बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, जो आपका WTO है वो वर्क करता है या वो जो है अपना जो फैसिलिटेट करता है वर्क फॉर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल दोनों के लिए। बायलैटरल मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से वही कंट्री, ये हो गया बायलैटरल। एंड मल्टीलैटरल मतलब कि क्या, कि ये एक कंट्री है, ये एक दूसरी कंट्री है, इधर भी जो है ट्रेड चल रहा है, इधर भी ट्रेड चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से कहीं और चल रहा है, यहाँ से भी कहीं और चल रहा है। दिस इज मल्टीलैटरल ट्रेड। ठीक है, तो जो आपका WTO है वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों ही ट्रेड पॉलिसीज जो है फैसिलिटेट करता है। तो इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें। Liberalization, privatization and globalization are the aims of economic planning, land reforms, economic reforms and none of the above। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों है क्या?
ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये इनका जो एम है वो क्या है, इकोनॉमी को ही तो रिफॉर्म करना है, राइट। हमें प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स इन पर नहीं जाना है। हमें पता है कि जो एलपीजी है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, और एलपीजी की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, या हम बोलेंगे कि इन्हें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टर्म करते हैं। तो मतलब कि इकोनॉमी में क्या करना है, रिफॉर्म्स करना, ठीक है। तो ये है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, और ऑप्शन सी, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन द ईयर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कब हुए थे, 1991 में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, योर ऑप्शन बी, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लिबरलाइजेशन इंप्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, फ्री इकोनॉमी विथ नो कंट्रोल्स एंड नन ऑफ दीज। तो लिबरलाइजेशन इनमें से किस चीज पर जो है जो मतलब कि क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या लिबरलाइजेशन हमें बोलता है ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं, लिबरलाइजेशन बोलता है फ्रीडम, ठीक है। बी ऑप्शन आपका रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, और सी है फ्री इकोनॉमी विथ नो कंट्रोल्स। तो आपका जो ऑप्शन बी है यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से, ठीक है। मतलब कि देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं बोलना कि मैडम ये तो प्राइवेटाइजेशन है। स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि पीएसयूज जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है उन्हें कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर में। जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिड्यूस करना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर पर बहुत कंट्रोल करके रखा उसको कम करो, ठीक है, उसको क्या करो, फ्री बनाओ। तो ये होती है आपकी लिबरलाइजेशन। फ्री इकोनॉमी विद नो कंट्रोल्स इज नॉट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ये नहीं बोलती है कि आपकी इकोनॉमी में आप कोई कंट्रोल रखो ही मत। लिबरलाइजेशन ये बोलती है कि जो अननेसेसरी कंट्रोल है वो मत रखो, ओके। सो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम अपने। Which of the following is not an element of fiscal reforms? Taxation reforms, public expenditure reforms, change in interest rate and कंट्रोल ऑन पब्लिक डेप्थ। देखो स्टूडेंट्स, जो फिस्कल रिफॉर्म्स है, या हम बोलें कि जो फिस्कल पॉलिसीज वगैरह होती है वो किससे डील करती है, वो डील करती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से एंड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो अब जो है हमें अपना ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से थोड़ा रिलेटेड ना हो। अगर हम बात करें टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस में चेंजेस कर सकती है, तो वो आपके फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट है। फिर आता है बी ऑप्शन, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि जो गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर सकती है। सी आता है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। देखो इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट को पे करना है या वो रिसीव करना है, ठीक है। अब लेकिन उनमें जो है इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट इतने चेंजेस नहीं कर सकती। मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, तो गवर्नमेंट ये थोड़े ना बोलेगी कि हमारी मर्जी से आप इंटरेस्ट दोगे। वो तो जो भी इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे रहा है वो उनके जो भी पॉलिसीज चलती है उसके अकॉर्डिंग ही लोन दिया जाएगा, है ना। तो इट मीन्स कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें चेंजेस जो होते हैं वो फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट नहीं होते हैं। और अगर डी ऑप्शन हम देखें तो कंट्रोल ऑन पब्लिक डेप्थ, तो पब्लिक डेप्थ पर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि उन्हें कितना लोन लेना है, कितना नहीं लेना है, कैसे डेप्थ को कंट्रोल करना है, कैसे नहीं। इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है चेंजेस कर सकती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, वो होगा यार ऑप्शन सी, दैट इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, ओके। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या ये चीज होती है प्राइवेटाइजेशन में स्टूडेंट्स? यस, प्राइवेटाइजेशन इज व्हाट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर हमें नॉट बोला गया है तो ये चीज तो हो रही है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी है डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या ये चीज होती है? तो यस, ये भी होती है। दो ही मेथड से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। सी है सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स शेयर। डिसइन्वेस्टमेंट में हो क्या रहा है?
पब्लिक सेक्टर शेयर्स जो है वही सेल किए जा रहे हैं, मतलब कि ये भी आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंस है किस चीज़ का, प्राइवेटाइजेशन का। और डी ऑप्शन है परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल शेयर्स क्या किए, परचेज किए। तो ये चीज तो अलग हो गई, ये तीनों जो है ये प्राइवेटाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और जो ऑप्शन डी है वो थोड़ा अलग चला गया। इट मीन्स कि आपका नॉट अ कॉन्सिक्वेंस में जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट। मतलब कि परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर्स बाय द गवर्नमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इनमें से कौन सा है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट है। ए है आपका बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या ये ऑप्शन सही है आपका, यस ये फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट होता है। जो ऑप्शन बी बोल रहा है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट होता है, राइट। फिर जो आपका ऑप्शन सी है नीदर ए नॉर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि ए और बी दोनों ही आपके क्या हो रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन है। और फिर आता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्लाइड से मिस्टेक ये हुई है कि ये ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ कि जो सी ऑप्शन है वो भी सही है। अब ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी कि ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही, ये नहीं हो सकता, राइट। इस ऑल ऑफ दीज की जगह पर क्या होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जो है हमारा ये करेक्ट होता। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसमें जो एक ये छोटी सी मिस्टेक है इसे आप इग्नोर करोगे, आपको जो पूरा कंसेप्ट है ये तो समझ में आ ही गया है कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ऑल ऑफ दीज जो है वो क्वेश्चन की मिस्टेक है, बिकॉज ये तीनों जो है ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। अगर मैं बोल रही हूँ ए सही है और बी भी सही है, तो फिर ये जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो फिर अगर यहाँ पर होता बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज को जो हो करेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। Which of the following is an example of indirect tax? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, जो कि क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपका जो ऑप्शन सी है यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम अपने। Which of the following is the strategy to promote globalization of the Indian economy? इनमें से कौन सी है जो कि स्ट्रैटेजी है किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को। ए है आपका इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है उनके साथ में अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी उसे इंटीग्रेट करवाना। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई जाएगी तो इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छे से होगा ना, क्योंकि अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई तो जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी सकते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। जो बी है रिडक्शन इन टेरिफ्स, अगर हम टेरिफ्स कम कर दें, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेरिफ्स हैं अगर उसमें कोई रिडक्शन हो तो भी जो है आपका जो ग्लोबल मार्केट है उसमें आपकी रीच ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि दोनों ही हमारे जो है, दोनों ही हम बोलेंगे कि दोनों ही स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। आपका सी है नीदर ए नॉर बी, तो नीदर ए नॉर बी नहीं हो सकता, बिकॉज ये हमने देखा कि दोनों ही चीजें जो है वो प्रमोट करेंगी ग्लोबलाइजेशन को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल्स वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू, जो कंट्रोल लगाए थे गवर्नमेंट ने वो क्यों लगाए थे, क्या उसके पीछे का रीजन था। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, minimizing the hold of large industrial houses on the financial resources of the country, both A and B and none of these।
तो ये जो एक्सेसिव कंट्रोल था स्टूडेंट्स, वो क्यों लगाया था? ताकि प्राइवेट मोनोपोलीज पर गवर्नमेंट जो है वो एक पूरा चेक रख सके, मतलब कि वो देख सके कि कहीं पर जो है अननेसेसरी मोनोपोली क्रिएट तो नहीं हो रही है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो किसी भी 1-2 पर्सन के पास ना रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है ये यूज किया गया था। मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44। Liberalization of the economy under the new economic policy change the role of RBI in the economy। जो लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से जो RBI है उसका जो रोल है वो चेंज हुआ था। कहां से कहां तक? फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। आपका ऑप्शन बी है फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट डेप्थ, एंड सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? योर ऑप्शन ए, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, जो आरबीआई है वो पहले होती थी रेगुलेटर, बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आरबीआई जो है वो फैसिलिटेटर बन गई थी फाइनेंशियल सेक्टर की। ठीक है, ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि जो आरबीआई है वो कंट्रोलर से मैनेजर बन गई गवर्नमेंट डेप्थ की। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ये जो है सीधा सीधा कंफ्यूज करना है। और इसको कंफ्यूज करने के साथ साथ में ये जो ऑप्शन सी दिया है वो तो आपको फुल्ली एंड फाइनल जो है वही चीज बता रहा है कि आप जो गलत आंसर चूज कर लो, आप सी ऑप्शन को चूज कर लो। लेकिन आप लोग ऐसा करोगे नहीं, बिकॉज आप लोगों ने जो है आपकी पढ़ाई अच्छे से की है। आपको पता है कि आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उनमें इनमें से कौन सी चीजें हुई थी? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें जो है ये सारी ही चीज़ें देखने को मिली थी अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ओके, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसका एक पार्ट या हम बोलेंगे कि जिसमें एक जो रिफॉर्म था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, उसमें हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिली। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर एनईपी। एनईपी इज व्हाट? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इंक्लूड, अब जो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थे वो इनमें से क्या इंक्लूड करते थे? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि यह आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर का ही नहीं, इंडिया के जो बाहर का सेक्टर है वो किस चीज़ की, वो क्या इंक्लूड करता है? तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं, और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं ये भी हमें उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड में जो रिफॉर्म्स किए गए वो, और जो फॉरेन एक्सचेंज, ओके, जो रेट वेट या जो भी उसमें रिफॉर्म्स थे वो दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं आपके एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, The WTO was founded as the successor organization of। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो WTO था वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन बना था। आई होप सो कि आप लोगों को वो याद है, आप लोगों को ये पता भी है अच्छे से। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या ये सही है? नो। ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये भी गलत ऑप्शन है। आपका ऑप्शन सी है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, क्या ये सही है? ये सही है, एब्सोल्युटली सही है। और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो IMF,
नाबार्ड और IBRD आज की डेट में भी फंक्शनल है, लेकिन GATT इज नॉट फंक्शनल नाउ, ठीक है। अब जो है इनकी जगह पे आ गई WTO। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता है कि WTO कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, और इफ आपको पता है IMF, नाबार्ड और IBRD के बारे में कि हाँ ये जो है अभी भी वर्क करती है, तो आप जो आपके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको इन तीनों के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग जो हो इतना उल्टा जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ में आ गया होगा कि हाँ जो WTO है वो GATT का एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। LPG पॉलिसी फोकस्ड ऑन, जो LPG पॉलिसी थी वो फोकस्ड थी किस चीज पर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। L रिप्रेजेंट्स लिबरलाइजेशन, P रिप्रेजेंट्स प्राइवेटाइजेशन एंड G रिप्रेजेंट्स ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ये तीनों ही जो है ये आपके LPG पॉलिसी का पार्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन D, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज, लिबरलाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है? रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, encouragement to public sector, nationalization and none of these. Nationalization is what? This is related to कि public sector enterprises ज्यादा हो जाए। एनकरेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर मतलब कि ये तो अपोजिट हो गया। हमने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में बोला था कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसका कंट्रोल कम करो, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा करो। तो ये तो उल्टी हो गई, उल्टी चीज हो गई, तो ये चीज भी सही नहीं है। जो आपका ऑप्शन ए है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसका रीजन बिकॉज लिबरलाइजेशन जो है वो यही आपको बोलता है कि जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है उसे क्या करो? रिड्यूस करो। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। Which act has been enacted in place of MRTP Act? जो MRTP एक्ट है, ओके, जो मोनोपोलीज वाला जो एक्ट था वो किसने वो एक्ट जो है वो कौन से एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है? सो दैट इज दी कंपटीशन एक्ट। मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए है। देखो ये जो आपका MRTP एक्ट था स्टूडेंट्स, उसमें मेनली फोकस क्या था? ये चीज पर ध्यान रखना कि कोई भी काइंड ऑफ मोनोपोलीज क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोनोपोलीज क्रिएट नहीं हो रही है तो उसको रिप्लेस हम मोनोपोली एक्ट से नहीं करेंगे, लाइसेंसिंग एक्ट से भी नहीं करेंगे। लाइसेंसिंग एक्ट मतलब कि क्या हम बोल दे सकते हैं इसके टर्म्स से कि लाइसेंस का बढ़ाना, तो वो चीज नहीं होगी। अगर लाइसेंस बढ़ेंगे तो मोनोपोली तो ज्यादा क्रिएट होगी ना। और हमारा जो MRTP एक्ट है वो बोलता है कि मोनोपोलीज क्रिएट नहीं करनी है। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट ये तो डिफरेंट हो गया। हम लोग MRTP अपने डोमेस्टिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आ गया? ठीक है, बचा कंपटीशन एक्ट। MRTP एक्ट जो है वो यही इंश्योर करता था कि कोई भी काइंड ऑफ मोनोपोलीज क्रिएट ना हो। मोनोपोलीज क्रिएट नहीं हो रही है, इसका मतलब कि कोई सेम प्रोडक्ट के लिए कुछ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो ये जब 2, 3, 4, 5 रहती है तो वो आपस में क्या होता है? कंपटीशन चलता है ना उनका। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ MRTP एक्ट को अगर हम लॉजिक सेंस में देखें, एक लॉजिकल टर्म्स में देखें, तो उसको हमने क्या बोला कि किसने रिप्लेस किया? रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट ने, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? आपका करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन ए, दैट इज कंपटीशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। लाजी फेयर पॉलिसी इज दैट पॉलिसी इन विच A, there is intervention by the government in the functioning of the economy. B, there is intervention by the state in the functioning of an economy. C, there is no intervention by the state in the functioning of the economy. And D, none of these. Laissez-faire होता क्या है? एक फ्री जो इकोनॉमी होती है वो, ठीक है, फ्री वर्किंग, एक कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम बोलते हैं लाissez-faire। अगर हम ए और बी देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है
कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है उसमें बोला गया स्टेट इंटरवीन कर रही है। स्टेट जो है वो एक सिनोनिम है किस चीज का, गवर्नमेंट का, तो इट मींस कि ए और बी में तो इंटरवीन कर रही है, और लाज़ी फेयर का मतलब होता है कि कोई इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपका ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी बोल रहा है देयर इज नो इंटरवेंशन, यहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं है, फ्रीली वर्क करो, इकोनॉमी को मतलब कि जैसे भी वो फ्रीली वर्क करना चाहे कर सकती है। तो यही सही होगा हमारा, बिकॉज लाज़े फेयर का मतलब ही यही होता है। सो देयरफॉर योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 52nd जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखें, प्राइवेटाइजेशन मीन्स, बस क्वेश्चन में इतना दे दिया, प्राइवेटाइजेशन मीन्स। अब हमें देखना है अपने ऑप्शंस को। ए है अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इंडस्ट्रीज विच आर प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। बी ऑप्शन है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर ईदर होली और पार्शली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। आपका सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है कि जो ऑलरेडी सेटअप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उन्हें कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपका ऑप्शन ए सही बैठ रहा है बिल्कुल, कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है उसे, जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसे पूरा या फिर थोड़ा बहुत, ओके, होली और पार्शली सेल कर देना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही दिख रहे हैं, तो इट मींस कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखो ध्यान से पढ़ना, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़े चेंजेस हो गए। जो पहले पढ़ा वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था, यहाँ पर बोला गया है डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनकम, वेल्थ, गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ ए एंड बी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री इज नोन एज, ये जो इंटीग्रेशन है आपकी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ में, इसे हम क्या बोलते हैं, सो इसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, राइट। ग्लोबलाइजेशन का ही मतलब होता है कि जो इंटीग्रेशन है आपकी कंट्री का उसको आप किसके साथ में करो, दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसमें जो है ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे माइंड में क्या चलता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अगर ध्यान से ना पढ़ो तो आप क्या सोचोगे, लिबरलाइजेशन ए है, बी हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, सी हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। इस चीज में हो जाएगी मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर जो है उसकी शफलिंग कर दी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस था, बाकी बहुत ही ये इजी क्वेश्चन था जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है। फिर अपन अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलें, तो हमारा जो 56th क्वेश्चन है, सेल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू, जो सेल है इक्विटी का किस चीज में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है, वो किस चीज में लीड करता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों होगा, आप बोलोगे कि क्या हम इसे प्राइवेटाइजेशन सही बोले या हम इसे डिसइन्वेस्टमेंट सही बोले। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की इक्विटी को सेल किया जाता है तो वो किस चीज को लीड करती है, यहाँ पर लीड बोला गया है, ठीक है। तो ये किस चीज को लीड कर रही है, दिस लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ओके,
आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो है टर्म्स को समझो, जो सेंटेंस है उसे वापस पढ़ो, अगर कोई डाउट हो रहा है तो इसे पढ़ोगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट सही नहीं हो सकता, प्राइवेटाइजेशन ही सही होगा, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या कर देना, उसको सेल आउट कर देना, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन इस डिसइन्वेस्टमेंट के कारण, मतलब कि ये जो सेल ऑफ इक्विटी है ऑफ पब्लिक सेक्टर, this leads to privatization. ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इसमें। फिर जो है अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस through which a company hires services from external sources mainly foreign countries is known as। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक कंपनी, ये एक कंपनी ए है, ये अपना वर्क जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स को दे रही है। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स है, इनका वर्क जो है कोई एक एक्सटर्नल सोर्स को दिया जा रहा है कि वो कंप्लीट करके दे। ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज आउटसोर्सिंग। देखो इनकमिंग कोई अलग ही चीज हो गई, मतलब कि कुछ जो है अपने इससे क्वेश्चन से रिलेटेड वो दिख ही नहीं रही, तो वो अपने आप जो है कैंसिल हो गया। सी है डीरेगुलेशन, मतलब कि जो रेगुलेट कर रहे थे उसे आप रेगुलेट नहीं कर रहे, यह आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज हो गई, क्वेश्चन के आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। डीवैल्यूएशन क्या है कि आप रुपी को डीवैल्यू कर रहे हो या कोई भी करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी जो है आपके क्वेश्चन से बहुत ही हटके जो ऑप्शन है वो दिया गया, तो बचा ही आपके पास में बी, दैट इज आउटसोर्सिंग। लेकिन इसको ऐसे जाना ही नहीं, बिकॉज हमें आउटसोर्सिंग का मतलब अच्छे से पता है, इसे पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज आउटसोर्सिंग। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Following the new economic policy, which sector mainly drives the growth of Indian economy? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बाद में, मतलब कि 1991 के बाद में कौन से सेक्टर ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे लीड किया है? मतलब कि सबसे आगे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन सा सेक्टर लेके चला है? तो वो कौन सा है स्टूडेंट्स? आपका सर्विस सेक्टर, राइट। मतलब कि इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए तो है एग्रीकल्चर, मतलब कि ये तो पीछे ले जा रहा था, एग्रीकल्चर में हमें स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिली थी। बी है सर्विसेज, सर्विसेज हमें पता है कि सर्विसेज जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके जीडीपी में, और जो सर्विसेज है उसी में हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। सी है आपका इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में हमने जो है फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ देखी थी, और कंस्ट्रक्शन तो इंडस्ट्री का ही पार्ट होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? योर ऑप्शन बी, दैट इज सर्विस सेक्टर। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। नेम द प्राइम मिनिस्टर हु टुक अ डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये मैं आप लोगों को अपने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। आई होप सो कि आपको जो है इसका आंसर पता होगा। सो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया था? सो दैट वाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम के और प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको पता है कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? ऑप्शंस देखें हम। ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट,
ड्यू टू एडवर्स BOP, राइज इन प्राइजेस एंड D इज ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हमारी इकोनॉमी में हमने ये तीनों चीज़ें ही देखी थी और इनकी वजह से जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत हुई थी। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये क्राइसिस में लीड कर रहे थे, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उन्हें बढ़ा रहे थे, इसलिए हम बोलेंगे कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट देखा, हमने यहाँ पर जो है एडवर्स BOP मतलब कि BOP क्राइसिस बहुत देखे और जो है प्राइसेस में भी राइज हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले। How much loan was provided by World Bank and IMF during the 90s to bail India out of crisis? ठीक है, IMF और World Bank ने कितने मिलियन डॉलर का जो है आपका क्या दिया था? लोन दिया था इंडिया को। मैंने आपको जो है ये जो हमारा MCQs था, ये जो वीडियो था, इसके स्टार्टिंग में ही बताया था कि कितने मिलियन डॉलर था। सो दैट वाज $7 मिलियन। ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन C है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कितना है ये हमारा? $7 बिलियन। ठीक है, आई एम सॉरी इफ अगर मैंने कहीं पर मिलियन बोला हो, तो मिलियन नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट पर चले। What is the investment limit in small scale industries? इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में? तो वो है 1 करोड़। ये आज की टाइम की बात कर रहे हैं हम। ओके, पहले के टाइम में इतनी नहीं थी, पहले के टाइम में कम हुआ करती थी, जो कि रेस करके कहाँ गई? 1 करोड़ पर। ठीक है, तो आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है टिल ₹1 करोड़। ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन वाज WTO established? तो ये established हुआ था इन द ईयर 1995, राइट? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन D, दैट इज 1995। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the headquarters of WTO located? WTO के headquarters कहाँ पर है? इटली, जेनेवा, न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन। सो दिस इज इन जेनेवा, मतलब कि आपका जो ऑप्शन B है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप हिट एंड ट्राई मेथड यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपके तुक्के नहीं चलेंगे। ठीक है, आपको जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो WTO का हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 एज इट फेल टू रीपे इट्स डैश फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया के पास में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 में, क्योंकि जो इंडिया है वो किस चीज के रीपेमेंट में फेल हो गई थी? बोरोइंग, लेंडिंग, ट्रेड एंड नन ऑफ दीज। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोरोइंग। लेंडिंग तो हमें रीपे करना नहीं है, जिसको हमने लेंड किया है वो हमें रीपे करता है। ट्रेड में जो है वो तो आपका ट्रेड चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा समथिंग, या फिर सेलिंग परचेजिंग। जो रीपेमेंट में जिस चीज में फेल हुए थे वो था बोरोइंग्स। देखो बोरोइंग्स की जो है रीपेमेंट नहीं हो पा रही, उनके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए और बोरो करना पड़ रहा है, इसकी वजह से और जो है ये बोरोइंग्स पे बोरोइंग्स बढ़ती जा रही थी, बर्डन बढ़ता जा रहा था। सिंपल सी चीज है, क्या बढ़ रहा था? डेब्ट ड्राफ्ट बढ़ता जा रहा था, तो इसकी वजह से जो क्राइसिस थे वो अराइज हुए थे। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज बोरोइंग्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। India has become an important destination for global dash since the reforms. Trade, import, outsourcing both A and B. तो किस चीज का जो है एक important destination बना इंडिया? That is outsourcing. तो आपका जो ऑप्शन C है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। The industrial sector has experienced dash in growth pattern. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने क्या एक्सपीरियंस किया था ग्रोथ पैटर्न में? फ्लक्चुएशंस, स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो हमने ये पढ़ा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमने
फ्लक्चुएशंस देखे थे, कभी राइज कभी डिक्रीज, कभी राइज कभी डिक्लाइन, कभी राइज कभी डिक्लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस अराइज हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पैटर्न में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज फ्लक्चुएशंस, ठीक। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, जीएसटी कब से इंप्लीमेंट किया गया था, हमें जो है डेट एंड ईयर दोनों बताना है। अप्रैल 1 2018, जनवरी 1 2018, जनवरी 1 2017 एंड जुलाई 1 2017। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, योर ऑप्शन डी, दैट इज जुलाई 1 2017। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये भी क्लियर होगा। ये भी बिल्कुल जो है आप लोगों को मेमोरी बेस्ड है ये, कि आपको जो है डेट याद होनी चाहिए, ठीक है, कि जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ। सो दैट वाज इन द ईयर 2017 और जो डेट थी वो क्या थी, 1 जुलाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिमोनेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, 17, 15 और 14। तो ये कब हुआ था, दिस वाज इन द ईयर 2016। जीएसटी आया 2017 में, जीएसटी के पहले आया था डिमोनेटाइजेशन, ये कब आया था, 2016 में। ओके, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स ऑफ 500,000, 100 बोथ ए एंड बी। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें कौन से करेंसी नोट्स डीमोनेटाइज्ड किए गए थे, तो वो थे ऑफ 500 and 1000 रुपीज, ठीक है। 100 का नोट तो आज भी चल रहा है और 100 का नोट तो चलता है, तो मतलब कि 500 और जो 1000 के नोट्स थे वो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन लीगल टेंडर नहीं बचे थे, है ना। तो 500 and 1000 के जो नोट्स हैं वो करेक्ट है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। GATT was established in 1947, 1948, 1951 and 1995। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1948। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जो है वो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, और 1995 में जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया था, या कौन से इसका कौन सा सक्सीडर ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, तो वो था WTO, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज भी जो है ये भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। अब जो क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, पहले हमें असर्शन वाली स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर रीजन वाली स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मान लो हमने बोला है कि असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है, ओके, मतलब कि दोनों ही अगर ट्रू होती है तो आपके पास में ए और बी दो ऑप्शन है। उस केस में क्या होता है, ए ऑप्शन क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कि जो आपका ऑप्शन है ये बोलता है कि दोनों ही हमारे असर्शन और रीजन ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है, मतलब कि वो एकदम करेक्टली जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो आपका ऑप्शन भी है वो ये बोलता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां पर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो रहे हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशंस भी होती है, तो उसमें जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपका असर्शन ट्रू हो जाए और जो रीजन है वो फॉल्स हो जाए, तो ऐसे केस में आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ओके। अब ऐसा भी होगा कि असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू हो गया, तो उसके लिए जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, सब में ये जो ऑप्शन है ये एज इट इज सेम ही रहते हैं, बस जो असर्शन और रीजन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझते हैं, और उससे जो है आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम जो है अपना क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, असर्शन को सेपरेटली पढ़ना है, रीजन को सेपरेटली पढ़ना है। असर्शन गिवन है इन एनईपी, एनईपी क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। सो इन एनईपी ग्रेटर रिलायंस वाज प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। ग्रेटर रिलायंस किस पर जो है प्लेस किया गया, मार्केट फोर्सेस पर, मतलब कि ये जो डिमांड सप्लाई है उस पर। क्या ये चीज सही है, तो यस ये बिल्कुल ट्रू है।
यहाँ से जो है पब्लिक सेक्टर को हटाया जा रहा था, जो एक्सेसिव रेगुलेशंस है उन्हें हटाए जा रहे थे और मार्केट को एक फ्री प्लेस बनाया जा रहा था, ठीक है। जो रीजन है वो क्या बोल रहा है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? यस, ये भी बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट की एक्सेसिव कंट्रोल थी उसकी वजह से जो है करप्शन बढ़ रहा था, काफी डिलेज हो रही थी और इनएफिशिएंसीज हो रही थी, ठीक है। दोनों जो स्टेटमेंट है मतलब कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो आपका जो असर्शन है वो क्या बोल रहा है कि एनईपी में जो है ग्रेटर रिलायंस किस पर प्लेस किया गया, मार्केट फोर्सेस पर, क्योंकि जो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था उसकी वजह से जो है बहुत सारा करप्शन बढ़ रहा था, जो इनएफिशिएंसी है वो बढ़ रही थी और बहुत ज्यादा ऐसी डिले हो रहा था। रीजन सही लग रहा है? यस, बिल्कुल सही लग रहा है। देखो हमने पूरा जो है उसको अपने सेंटेंस में जो है एक साथ में लेकर आए तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो रीजन है ये असर्शन का बिल्कुल हो सकता है ना। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो फिर से जो है हमारे पास में असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसके भी अगर हम ऑप्शंस देखें तो एज इट इज सेम ऑप्शंस है हमारे पास में कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और ये वो जो अभी हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, वही रीजंस हैं, सॉरी वही ऑप्शंस हैं। अब जो है हम अपना असर्शन और रीजन देखते हैं। असर्शन बोल रहा है अंडर एनईपी रोल ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ फैसिलिटेटर टू अ रेगुलेटर। देखो आपका जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो रेगुलेटर से क्या बन गई, फैसिलिटेटर बन गई थी, है ना। मतलब कि पहले जो है बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आरबीआई थी वो रेगुलेटर थी, आफ्टर द रिफॉर्म्स उसे फैसिलिटेटर बना दिया। आपका असर्शन क्या बोल रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आरबीआई को फैसिलिटेटर से रेगुलेटर में शिफ्ट कर दिया, मतलब कि इस चीज का उल्टा बोला जा रहा है, अपोजिट चीज बोली जा रही है। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि आपका जो असर्शन है वो क्या है, वो है फॉल्स, ठीक है। रीजन क्या है, अब रीजन की जो स्टेटमेंट है वो पढ़े। नाउ मार्केट फोर्सेस डिसाइड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो है मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है, जो वॉल्यूम है और जो पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि ये जो डिमांड और सप्लाई है इसके फोर्सेस से जो है ये सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है। क्या ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोली जा रही है सही है क्या? तो यस ये ट्रू है, राइट। मतलब कि हमें क्या समझ में आया कि जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो अब हमें जो अपना ऑप्शन देखना है वो ऐसा ही देखना है जिसमें कि असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू हो। देखो जो ऊपर के दो स्टेटमेंट, जो ऊपर के दो ऑप्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, तो उन्हें देखो ही मत। सी और डी देख लो, आपको सी बोल रहा है असर्शन ट्रू है लेकिन हमने देखा कि असर्शन फॉल्स है, इट मीन्स कि सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखें तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। यही पर्टिकुलर जो चीज है वो हमें अपने क्वेश्चन में देखने को मिली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से वही कुछ हमारे असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या असर्शन बोला जा रहा है, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हर साल जो गवर्नमेंट है वो कुछ टारगेट फिक्स करती है, किस चीज के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। क्या ये चीज सही है? यस ये बिल्कुल ट्रू है, ये हम लोगों ने पढ़ी भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट फिक्स करती है कि इतना जो है हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है। जो रीजन है वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अगर मैं सिर्फ इस रीजन की ये जो स्टेटमेंट है इसे इंडिविजुअली देख रही हूं तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। क्या बोला जा रहा है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो एक एक्सीलेंट टूल है, किस चीज के लिए, एक्सीलेंट टूल है कि ये जो
जो लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उन्हें डिस्कार्ड करने का। जो लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अगर उनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, उन्हें प्राइवेटाइज बना दी जाए, तो अब वो बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर के पास और प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसे ग्रो करवा देगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है। अब हमें ये बताना है, हमने देख लिया कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स आपका असर्शन क्या बोल रहा है, देखो इसे भी हम वापस जो है ना अपने टर्म्स में बनाते हैं कि हर साल जो गवर्नमेंट है वो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स करती है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट एक एक्सीलेंट टूल है लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस्कार्ड करने का। अब अगर मैं सेंटेंस देखूं तो सेंटेंस तो जम गया, लेकिन क्या ये चीज सही है? ये लॉजिकल सेंस में देखो कि गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट फिक्स कर रही है, क्योंकि जो लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उन्हें डिस्कार्ड करने का अच्छा ये प्रोसेस है। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, आपका जो रीजन है वो सही है। मतलब कि रीजन की अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो वो ट्रू स्टेटमेंट है कि इस प्रोसेस से जो है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट जो टारगेट फिक्स कर रही है वो इसके बेसिस पर नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट तो अपने ही दूसरे और भी चीजों को देखकर कर रही है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो रीजन है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है आपके असर्शन का। ठीक है, कि हम ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट इसलिए फिक्स करती है क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से हो सकता है विद दी वो जो मतलब एक इफेक्टिव टूल है, इसके लिए नहीं कर रही। ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है लेकिन दोनों थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग, फिर से कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। असर्शन है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वाज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या ये चीज सही है? तो यस, ऐसा हुआ था। रीजन क्या है? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 1990-91 foreign exchange reserves fell to a lower of 2400 crores rupees 2400 crores which was just enough for payments of 3 weeks import। क्या ये पर्टिकुलर चीज भी सही है? तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है कि ऐसा हुआ था कि हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सिर्फ और सिर्फ 3 वीक का जो इम्पोर्ट है उसे हम जो है उसका ही पेमेंट कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो ये सही है। जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है वो काफ़ी हम बोलेंगे कि वो एक बेसिस बने थे किसके लिए? ये जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या ये रीजन इस चीज का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को ये जो रीजन है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सारी सिचुएशन अराइज हुई थी। ये जो हम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर शो की जा रही है कि ये सारी जो सिचुएशन है वो अराइज हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो असर्शन है वो भी ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, और ये जो रीजन है वो इसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। राइट, इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? योर ऑप्शन ए, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही कुछ हमारे असर्शन रीजन पर बेस्ड। क्या है असर्शन हमारा? नवरत्न पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। जो नवरत्न पॉलिसी थी वो हेल्प की है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इम्प्रूव करने में। क्या ये ट्रू है? तो यस, ये क्या है? ट्रू है। रीजन हम देखें, नवरत्न पॉलिसी बूस्टेड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड हेल्प देम टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड आल्सो मेड देम कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। क्या ये चीज सही है?
तो ये भी क्या है आपकी ट्रू है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है हमारे ट्रू है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि क्या आपका जो रीजन है वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि हमने देखा कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है कि नवरत्न पॉलिसी जो है उन्होंने हेल्प किया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की क्या अच्छी हो जाए, जो परफॉर्मेंस है वो सही हो जाए। नवरत्न पॉलिसी जो है उन्होंने बूस्ट की इंडस्ट्रीज को और उन्हें जो है और ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में हेल्प की, जिनकी वजह से वो काफी कॉम्पिटिटिव भी बनी मार्केट में। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। कैसे इंप्रूव हुई ये जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, कैसे इंप्रूव हुई, उसका रीजन क्या है कि ये जो नवरत्न पॉलिसी थी इसने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप किया, ठीक है, और हेल्प किया उन्हें और एफिशिएंटली प्रोडक्शन करने में, वो उन्हें कॉम्पिटिटिव भी बनाया, इसलिए जो है इनकी परफॉर्मेंस भी क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। मतलब कि योर असर्शन इज ट्रू, योर रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आंसर जो है स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, योर ऑप्शन ए। देखो वो कभी कभी जो है ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, ए करते करते बी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आप लोग बस आपके करेंट जो इसके करेक्ट आंसर है उससे स्टिक रहे, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हुए कंप्लीट। अब हमारे पास में आए कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ जो है हमारे पास में एक रिटन फॉर्मेट में एक टेक्स्ट गिवन है और उसके बाद में हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे वो आंसर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 to 80th क्वेश्चन जो है वो हमें आंसर करने हैं इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। ये यहाँ पर हाफ इंफॉर्मेशन है, हाफ अभी नेक्स्ट स्लाइड में और मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने जब अपना सैंपल पेपर सॉल्व किया था तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको विथ फुल कंसंट्रेशन इन्हें रीड करना है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पूरे कंसंट्रेशन से रीड करो। अगर आपने बहुत ही अच्छे से इसे रीड करोगे तो आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम पर वापस आपको ये जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, हमें इसे रीड करना है, ओके। इन अ 40-minute long speech, Prime Minister Narendra Modi announced the demonetization of existing notes of ₹500 and ₹1000 during a televised address on Tuesday evening, ठीक है। ये मतलब कि ये समझ में आ गया कि ये जो है डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 and 1000 रुपीज नोट का। Modi announced that the notes of ₹500 and ₹1000 will not be legal tender from the midnight tonight. मिस्टर मोदी ने क्या अनाउंस किया था, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 500 और 1000 रुपीज के जो नोट्स हैं वो इस दिन की, मतलब कि जब ये पूरा अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन की हम बात कर रहे हैं कि उस दिन की मिडनाइट मतलब कि वो 12 बजने वाले टाइम से जो है आपका लीगल टेंडर नहीं कहलाए जाएंगे। मतलब कि आफ्टर मिडनाइट अगर आप किसी को 500 रुपीज दोगे तो वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हो। लीगल टेंडर क्या होता है कि लीगली जो है वो अप्रूव्ड है कि वो आप उसे एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन मतलब कि मिडनाइट के बाद में, इस दिन की मिडनाइट के बाद में जो है ये चीज जो है नहीं चलेगी। आप 500 और 1000 रुपीज जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। एंड दीज विल बी जस्ट वर्थलेस पीसेस ऑफ पेपर, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ वर्थलेस पीसेस ऑफ पेपर रहेंगे, मतलब कि बिना काम के जो है वो पेपर हो जाएंगे। PM also urged people to join this महायोजना against the ills of corruption. पीएम ने क्या बोला था, पीएम ने क्या अर्ज किया सबसे
पीएम ने अर्ज किया सभी से कि वो जो है इस महायोजना को ज्वाइन करें। ये महायोजना किसके लिए थी? अगेंस्ट द इल्स ऑफ करप्शन। ये जो इल्स ऑफ करप्शन है, करप्शन के अगेंस्ट या करप्शन के हम बोलेंगे कि अगेंस्ट जो चीजें हैं उसके अगेंस्ट में जो है ये डीमोनेटाइजेशन वर्क करेगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इस महायोजना को हम लोग क्या करें? ज्वाइन करें। ठीक है, और क्या था? Here is a guide for you explaining everything about the move। अब हमारे सामने कुछ एक गाइड है जो कि पूरा उस मूव के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। What is demonetization of currency? करेंसी का demonetization क्या है? Demonetization for us means that Reserve Bank of India has withdrawn the old 500 and 1000 rupees notes as an official mode of payment. Accounting to Investopedia, this would be according, ये accounting नहीं होगा, this would be according to Investopedia, demonetization is the act of stripping a currency unit of its स्टेटस एज लीगल टेंडर। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन क्या है? तो डिमोनेटाइजेशन हमारे लिए ये था कि आरबीआई ने जो है 500 और 1000 रुपीज के जो नोट्स हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया था एक ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट का मीन्स होने से। ठीक है, मतलब कि अब जो है 500 और 1000 रुपीज के नोट्स जो थे वो ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट नहीं थे। अगर हम इन्वेस्टोपीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्राइपिंग अ करेंसी। स्ट्राइपिंग मतलब कि रिमूव कर लेना। ठीक है, तो रिमूविंग अ करेंसी यूनिट्स फ्रॉम द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। तो अब 500 और 1000 के नोट्स जो हैं वो लीगल टेंडर कहला नहीं रहे थे। ठीक है, फिर आता है व्हाट वाज द रीजन। इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों किया डिमोनेटाइजेशन? ठीक है, सो द रीजनिंग गिवन बाय मिस्टर मोदी वाज, अब इसके पीछे का जो रीजन था जो कि हमें मिस्टर मोदी मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमें इसके पीछे के रीजन बताए वो कुछ ये थे। टू टैकल ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए जो है ये लिया गया था। ठीक है, ये बस रीजंस पढ़ो, अभी बाद में क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं पर ही बेस्ड आएंगे, रीजंस पर ही नहीं पूरे टेक्स्ट पर बेस्ड आएंगे। ठीक है, जो सेकेंड था वो क्या था? To lower the cash circulation in the country which is directly related to the corruption in our country according to PM मोदी। ठीक है, तो PM मोदी जो है मिस्टर PM मोदी जो है उन्होंने ये बोला कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसकी वजह से ये होगा कि कैश सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा आपकी कंट्री में, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? करप्शन से रिलेटेड है। तो मतलब कि इससे जो है करप्शन भी कम हो जाएगा। C है to eliminate fake currency and dodgy funds which have been used by terror groups to fund terrorism in India। ठीक है, तो ये जो फेक करेंसी है उसे भी हटाने के लिए जो है ये चीज की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे टेरर ग्रुप्स जो थे वो टेररिज्म को फंड कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, और D है द मूव इज एस्टिमेटेड टू स्कूप आउट मोर देन 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू बाबा रामदेव अ स्ट्रॉन्ग मोदी सपोर्टर। ये जो मूव था ये से एस्टिमेटेड था कि 5 लाख करोड़ की जो ब्लैक मनी है वो अपनी इकोनॉमी से निकल सकती है, या इतनी जो है हमें ब्लैक मनी देखने को मिलेगी। और ये बोला था बाबा रामदेव ने, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है मिस्टर मोदी के। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ रीजनिंग गिवन थी, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक अनाउंसमेंट थी वो, उसके बाद में क्या डिमोनेटाइजेशन है और उसके लिए क्या रीजनिंग्स थी। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये जो टेक्स्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब जो है स्टूडेंट्स हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं अपने, और अपने जो क्वेश्चंस हैं इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको करना है जो भी टेक्स्ट में गिवन है, ये जो अभी हमने पढ़ा उसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं। ओके, ये मत सोचना कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग ये सही है या हमारी जो एक कॉमन नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। आपको जब भी कुछ भी इस काइंड के क्वेश्चंस दिए जाएं तो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो कि आपका जो एक कॉमन नॉलेज है उसे यूज करो, तब तक आपको वो यूज नहीं करना है। जो भी उस पर्टिकुलर आपके टेक्स्ट में, इंफॉर्मेशन में, पैराग्राफ में जो भी गिवन है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। ठीक है,
सिंपल सी चीज है, जैसे आप आपके इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते हो, जो भी कॉम्प्रहेंशन में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आप जो हो टिक करते हो, मार्क करते हो आपके करेक्ट ऑप्शन को, सेम वे में ये है, या आपके पास में एक छोटा सा कॉम्प्रहेंशन था और उसको पढ़कर जो है आपको आपके क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर करना है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है, Why is demonetization termed as the महायोजना by the Prime Minister? अभी जो हमने टेक्स्ट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि महायोजना टू कर्ब इल्स ऑफ करप्शन, ठीक है, मतलब कि महायोजना किसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, आई मीन टू से प्राइम मिनिस्टर ने बोला, सो दैट वाज टू क्योर दी इल्स ऑफ करप्शन, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ए क्या है, इट इज टू कर्ब द इल्स ऑफ करप्शन, बी है इट इज टू डिजिटलाइज द इकोनॉमी, सी है इधर ए और बी, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ए, दैट इज इट इज टू कर्ब द इल्स ऑफ करप्शन, ठीक है। महायोजना क्यों थी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि इससे जो है इल्स ऑफ करप्शन जो है वो कर्व किए जा सकते हैं, मतलब कि सही किए जा सकते हैं। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले, What is not the benefit of demonetization? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो कि डिमोनेटाइजेशन का बेनिफिट नहीं है। देखो ये कैसे आंसर करोगे, अभी हमने पढ़ा कि डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे का रीजन क्या था, तो वो जो रीजन थे वो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस थे ना, कि अच्छा ये जो रीजन बता रहा है कि अच्छा करप्शन कम होगा, ब्लैक मनी पकड़ में आ जाएगा, तो ये उसका एडवांटेज था कि हाँ भैया डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो ब्लैक मनी हम लोग जो है देख सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं इकोनॉमी में से, ठीक है। तो ये जो आपके आपने रीजंस में देखे, वही उनमें से जो भी इन ऑप्शंस में से जो भी उसका रीजन नहीं बन रहा है वो होगा कि ये बेनिफिट नहीं है डिमोनेटाइजेशन का, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन ए, टू लोअर दी कैश सर्कुलेशन, ये तो हमने देखा था कि ये उसका एक रीजन था कि जो पीएम थे वो चाहते थे कि कैश सर्कुलेशन कम हो। बी है टू टैकल ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, ये भी उसके रीजंस में हमने देखा। सी है टू एलिमिनेट फेक करेंसी, ये भी उसके रीजन में देखा। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, देख लो कि वो है था कि नहीं था। ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था हमारे पूरे इस जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें, राइट। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, demonetization is an act of dash a currency unit of its status as legal tender, striping, covering, clothing, none of these। देखो अभी हमने इसमें पढ़ा कि जो demonetization है वो एक एक्ट है टू स्ट्राइप, ठीक है, ऑफ स्ट्राइपिंग अ करेंसी, करेंसी स्ट्राइपिंग मतलब कि रिमूव करना, ठीक है। तो स्ट्राइपिंग अ करेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। कवरिंग क्लोथिंग ये कुछ नहीं पढ़ा हमने स्ट्राइपिंग पढ़ा ना, तो हम जो है अपना ऑप्शन ए ही सही बोलेंगे, दैट इज स्ट्राइपिंग। हमें जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है सोलली किस पर बेस्ड होना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। मान लो बाय चांस ये नन ऑफ दीज की जगह पे यहाँ पर होता रिमूविंग, तो इस रिमूविंग से कंफ्यूज होकर आपको डी ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हमने इस इंफॉर्मेशन में जो हमारे पास में वो पूरा टेक्स्ट गिवन था उसमें हमने स्ट्राइपिंग पढ़ा था, तो हम स्ट्राइपिंग ही करेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया है। फिर अगर ऑप्शन जो क्वेश्चन 80th है वो देखें हम लोग अपना, हाउ मच ब्लैक मनी इज द मूव एस्टिमेटेड टू स्कूप आउट, कितना ब्लैक मनी जो है वो स्कूप आउट कर सकती है, ये जो मूव है वो कितना एस्टिमेटेड था, ₹4 लाख करोड़, ₹5 लाख करोड़, ₹6 लाख करोड़ एंड ₹7 लाख करोड़। तो ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना था, वो 5 लाख करोड़, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर है, और ये जो हमारा पूरा चैप्टर था वो भी अच्छे से क्लियर है। देखिए हमने हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिया है, तो आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है। ओके,
विद दिस स्टूडेंट्स हमारा जो ये एलपीजी रिफॉर्म्स है, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल है, इसके जितने भी एमसीक्यूज हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर भी हो गए। स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपना सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं जो कि फॉर द ईयर 2021-22। तो आप लोग जो हो उस सैम्पल पेपर को आई होप सो कि आप लोगों ने देख ही लिया है। इफ नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसे भी एक बार जो हो उससे भी गो थ्रू करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सीबीएसई किस काइंड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, या जो हमारा पूरा चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर है। स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको जो यूट्यूब चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स उसे सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों के पास में टाइमली नोटिफिकेशन जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ऑल्सो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, ये पूरा चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे ये अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।